हाँ हाँ, उसका यूज होता है क्या इसमें? उसके बारे में कुछ नहीं पता। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो, हम नहीं समझ पाए। करंट चैप्टर है ना, हम्म। अच्छा उसमें जो टॉपिक से अच्छा उस अच्छा, उसका ठीक यूज होता है। करेक्ट। बहुत बेसिक्स का यूज है बेटा, बहुत बेसिक का, जितने फिर बेसिक, वो भी नहीं पता हमको। जितने बेसिक का यूज है, तुम लोग की गाड़ी नहीं फंसेगी, गाड़ी फंसेगी तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, और हम पढ़ाएंगे तुम लोगों को, ईश्वर से पहले प्रार्थना। बेसिक की पढ़ाओ ना, फिर है बेटा, पहले बेसिक की पढ़ाओ और करंट फिर इसमें। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फिर से पढ़ाएं। करेंगे। नहीं नहीं, पहले बेसिक पढ़ाओ ना इस चैप्टर को, जो लगता है वो। इस चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी जहां फंसेगी वहां चर्चा हम लोग करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वो डीसी करंट है, ये एसी करंट है। बड़ी थोड़ी बहुत आएगी तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, कोई इशू नहीं है। तुम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों एक बार हम फिर से पढ़ाएंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, शुरू करें बेटा। और ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स भी पढ़ोगे फिर से? ज्योमेट्रिकल नहीं, रे ऑप्टिक्स बचा है, मतलब सिखाया ही नहीं। पर्टिकुलर रे एक ही ना होता है, रे वेव ना। हाँ, वेव हाँ, ऑप्टिक्स वे ऑप्टिक्स बचा है। हाँ, हो गया। अच्छा, तो 11th में वेव्स एंड ऑसिलेशन पढ़े हो? नहीं, नहीं, वो भी नहीं। वो भी नहीं चलो, पढ़ा। तो वेव्स एंड ऑसिलेशन 11th का पढ़ाने के बाद ही वेव ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे, फिर क्योंकि किसी का वेव थर्मोडायनेमिक्स ऑसिलेशन पे नहीं कमांड होता है। थर्मोडायनेमिक्स 11th तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, नो इशू। स्कूल खुले जल्दी, भगवान से प्रार्थना करो कि जल्दी स्कूल खुले, ठीक है ना? अब तो कह रहे दिवाली में खुलेंगे कौन? नेट पर। हाँ, तो देखो, अब हमें तो नहीं आइडिया है बेटा क्या हिसाब किताब बनता है सरकार का व्यवस्था, लेकिन हाँ स्कूल जल्दी खुले, क्योंकि बेटा थोड़ा सा हम इसमें अनईजी फील कर रहे हैं। हमको जब तक क्लास में झूम झूम के हम पढ़ाते नहीं है, जब तक हम बोर्ड टेबल बेंच से प्रैक्टिकल करके दिखाते नहीं है, तब तक मेरा मन भरता नहीं, इसमें कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, लिख पा ही नहीं रहे, तो पढ़ाएंगे क्या? खैर, जल्दी से भगवान से प्रार्थना करो स्कूल खुले हैं। तुम लोग का भी मन उब गया होगा बैठे बैठे, क्या हाल है? बहुत उब जाता है। हाँ, हमको पता है। प्रथमेश चाहता है कि स्कूल ना खुले, आराम से मस्ती करते रहे, क्यों प्रथमेश? हेलो, हेलो। चलो शुरू करते हैं, कम टू द पॉइंट हो जाते हैं। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, इसको एसी कहते हैं शॉर्ट में, और इसको डीसी कहते हैं शॉर्ट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है समझो। अगर कोई सर्किट है, ऐसे समझो, तो सर्किट में का एक दफा करंट ऐसे घुस जाएगा, फिर अगले ही दफा करंट ऐसे जाएगा, फिर अगले दफा ऐसे जाएगा, फिर अगले दफा ऐसे, यानी करंट ऐसे 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 आता जाता रहेगा, जो कि पीछे हमने तुमको दिखाया। याद आ रहा है? फ्लक्स बदलने के लिए अगर कलर करंट फ्लक्स बदलेगा, तो फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो जो करंट की पोलैरिटी होगी, ठीक उसकी अपोजिट पोलैरिटी फ्लक्स घटेगा तो हो जाएगी। बताया था ना? हेलो, बोलते रहो यार, ठीक है। और डीसी करंट जो होता है वो एक बार में एक ही दिशा की तरफ फ्लो करता है, ठीक है ना? तो इसका डेफिनेशन बनता है द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट changes alternately, changes alternately, ठीक है। और इसमें क्या होगा,
direction of current remains in same direction. ठीक है, नोट कर लिए होगे? नहीं, जल्दी कर लो। हो गया। हो गया, नोट कर लिए? हाँ सर, हो गया। आगे बढ़ते हैं। ओए, आज कोना हो रहा है। हम्म हो गया बेटा, लिख लिए? हाँ। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब जब हम इसकी चर्चा करते तो एसी भी मेरे दो तरह के होते हैं, डीसी भी मेरे दो तरह के होते हैं। एसी और डीसी ये दोनों दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है। कांस्टेंट एसी, कांस्टेंट डीसी और वेरिएबल एसी, वेरिएबल डीसी। तो पहले एसी का ग्राफ देख लेते हैं। तो जो कांस्टेंट एसी होगा उसका ग्राफ कुछ ऐसे चलता है, एंड सो ऑन। ये आपका करंट है, ये आपका टाइम है। तो देखो, पहले करंट जो था पॉजिटिव था, यानी इस दिशा में, फिर करंट दूसरे दिशा में हो गया, नीचे हो गया, नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, यानी कि करंट अपनी पोलैरिटी या डायरेक्शन लगातार बदल रहा है। किसके साथ? समय के साथ। लेकिन उसकी वैल्यू देखो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, वैल्यू इज नॉट चेंजिंग, दिस इज कॉन्स्टेंट एसी। ठीक है ना? इसको हम लोग डिजिटल करंट भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिजिटल करंट, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? डिजिटल करंट। ठीक है? और वेरिएबल की अगर हम लोग चर्चा करें, वेरिएबल एसी की, तो वेरिएबल एसी जो होता है कुछ ऐसा होता है, एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, समय के साथ। तो देखो, कभी ये पॉजिटिव हाफ में, कभी नेगेटिव हाफ में, कभी पॉजिटिव हाफ में, कभी नेगेटिव हाफ में। किसके साथ? ये आई। तो ये हो गया मेरा वेरिएबल एसी। और इसे हम लोग कहते हैं एनालॉग करंट भी। एनालॉग करंट भी कहते हैं। एनालॉग करंट क्या होता है और डिजिटल करंट क्या होता है, इन डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसे एनालॉग करंट भी कहते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसकी एक वैल्यू 0 है और एक वैल्यू I0 है, और लगातार I0 बना पड़ा है, फिर सीधे 0 बन जा रहा है।
बीच में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये बेसिकली अगर सच पूछो तो ग्राफ तो लोग बना देते हैं ऐसे, लेकिन ये बेसिकली होता कैसा है तुमको बता दें। ये ऐसा होता है, ये ऐसा, बीच में इसकी कोई करंट की वैल्यू नहीं है। फिर यही आई नॉट नेगेटिव आई नॉट हो जाएगा, फिर नेगेटिव आई नॉट कांस्टेंट रहेगा, फिर बीच में इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? फिर नेगेटिव आई नॉट से फिर सीधे पहुंच जाएगा पॉजिटिव आई नॉट में, बीच में कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इस तरह से ये चलता रहता है, बीच में नो वैल्यू, देयर वैल्यू नहीं होगी, एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू, बीच में कोई वैल्यू नहीं होगा, इसीलिए इसे डिजिटल कहते हैं। जब एनालॉग की हम लोग चर्चा करते हैं तो देखो यहाँ 0 से शुरू होता है, कितनी सारी वैल्यूज को कलेक्ट करते हुए मैक्सिमम पे जाता है, फिर मैक्सिमम से फॉल करते हुए सारी वैल्यूज आते हैं, बीच के सारे वैल्यूज आते हैं, ठीक है, फिर 0, फिर सारे वैल्यूज आते हैं, फिर मिनिमम, फिर सारे वैल्यूज आते हैं, फिर 0, फिर सारे, कुछ नहीं चलता है, ठीक है। इसीलिए इसको एनालॉग कहते हैं, इसको डिजिटल कहते हैं। यहां तक कोई डाउट? अब आगे बढ़ते हैं। जब यही अगर हम बात करते हैं डीसी की, तो कांस्टेंट डीसी का ग्राफ देख लो भाई। दिस इज अ कांस्टेंट डीसी, ठीक है, ये टाइम रहा और ये करंट रहा, करंट की वैल्यू सेम है, आप देख सकते होंगे करंट की वैल्यू लगातार जो है वो सेम है, कहीं बदल नहीं रही। ठीक है, कुछ यूं, ये कांस्टेंट डीसी, और ये हमको जनरली सेल से मिलता है, ठीक है। ये जब हम सेल लगाते हैं तब हमारा करंट का वैल्यू कांस्टेंट होता है, इट इज नॉट गोइंग टू। अब अगर वेरिएबल की चर्चा करते तो वेरिएबल भी कई तरह के होते हैं, लेकिन ये एक वेरिएबल हम लोग देख लेते हैं कुछ ऐसा। इसमें नो डाउट ऑब्वियसली हमारी करंट की वैल्यू कम और बेसी हो रही है जरूर, लेकिन देखो इसकी पोलैरिटी नहीं बदल रही, इसका डायरेक्शन नहीं बदल रही है, हमेशा पॉजिटिव है। दिस इज ऑल्सो डीसी, ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो डीसी, लेकिन दिस इज वेरिएबल डीसी। टाइम एक्सिस के नीचे ग्राफ है क्या? क्या बेटा? टाइम एक्सिस के नीचे ग्राफ है क्या? 10x टाइम एक्सिस के नीचे ग्राफ है क्या वो? टाइम एक्सिस ये रहा, टाइम एक्सिस ये रहा, टाइम एक्सिस ये रहा, नहीं ये सीधी लकीर है, बढ़िया बना दें। हाँ, चलो कोई बात, मेरी डीसी को बढ़िया बना देते हैं। ठीक है, कोई डाउट? कर लो, छाप लो। हो गया? हो गया बच्चों? हाँ आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनालॉग एसी के बारे में इन डिटेल,
डिजिटल एसी के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना इस क्लास में, बहुत थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, और वो भी कम्युनिकेशन सिस्टम में है, ठीक है ना। तो एनालॉग एसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है साइनोसुडल फंक्शन, ठीक है, साइनोसुडल फंक्शन। अब बताओ साइनोसुडल फंक्शन क्या होता है, पता है? हेलो हेलो, नहीं पता। नहीं पता? या तो साइन या तो कॉस, साइन फंक्शन हो या कॉस फंक्शन हो, इसी को कहते हैं साइनोसुडल फंक्शन। बात में y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, दिस वेरी थिंग इज नोन एज व्हाट, साइनोसुडल फंक्शन। तो अगर कोई एसी कुछ यूं पाया जाता है तो ऑब्वियसली दिस इज अ साइन फंक्शन, और अगर कोई एसी कुछ यूं पाया जाता है तो ऑब्वियसली दिस इज अ कॉस फंक्शन। बात समझ आई कि नहीं? दिस इज y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, दिस इज y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, दिस इज द पीक वैल्यू a, this is also the peak value minus a. Similarly, this is the peak value a, this is the peak value minus a. This very thing is a one wavelength lambda, और एक वेवलेंथ कंप्लीट होने में जो समय लगता है उसी को कहते हैं टाइम पीरियड। सिमिलरली उसी तरह यहां से लेके यहां तक ये एक वेवलेंथ लैम्डा है, और इसके कंप्लीट होने में जो समय लगता है वो होता है टाइम पीरियड टी। एक कंप्लीट टाइम पीरियड में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितने का होता है, 2 पाई का। बाकी उसके अकॉर्डिंगली सिमेट्रिकली तुम लोग निकाल सकते हो, 2 पाई का आधा पाई, पाई का आधा पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2 है ना। सिमिलरली यहां तक पाई, सॉरी 2 पाई, उसका सिमेट्रिकल ये रहा तो आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा पाई बाई 2, और ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? हेलो हेलो, समझ में आई बात? तो चलो बढ़िया ग्राफ बना लो, ये हम ही बना दे बढ़िया ग्राफ, लो हम ही बना देते हैं। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का। ये पीक वैल्यू a, ये दूसरी पीक वैल्यू माइनस a। हो गया? यहां तक एक वेवलेंथ लैम्डा, ये टाइम पीरियड t, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, ये टाइम पीरियड 2/2 और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पाई, ये सिमेट्रिकल पाई बाई 2, ये सिमेट्रिकल वैल्यू 3 पाई बाई 2। बात नहीं समझ में आई? ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का, और ओमेगा की वैल्यू होती है, याद रखना, 2 पाई बाई कैपिटल टी। इन सबको हम लोग को लगातार यूज भी करना है। आगे बढ़ते कॉस का ग्राफ देख लेते हैं, यहां पे बना देते हैं कॉस का ग्राफ।
कुछ ऐसे, ये वेवलेंथ लैम्डा हुआ, ये पीक वैल्यू ए, ये दूसरी पीक वैल्यू माइनस ए, यहां तक टाइम पीरियड टी, एंगल 2 पाई, ये सिमेट्रिकल आधा पाई, ये आधा पाई बाई 2 और ये 3 पाई बाई 2। क्लियर है? ये कॉस का ग्राफ है, नोट कर लो। इस तरह के फंक्शन को कहते हैं हम लोग साइनोसुडल फंक्शन, या तो साइन फंक्शन हो या तो कॉस फंक्शन। समझ में आई बात? कर लिया आप लोगों ने? T/2 पाई लिख रहे हैं। क्या बेटा? ये t बाई 2 पाई नहीं है, अगर टाइम एक्सिस पे बनाएंगे तो वो कंप्लीट टाइम पीरियड बनेगा t एक वेवलेंथ के लिए, और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के आधार पर चर्चा करेंगे तो उसका एंगुलर शिफ्ट होगा 2 पाई का। दोनों अलग अलग एक्सिस के लिए है। ब्रैकेट कर देते, अपॉन नहीं है। हो गया। हो गया? आगे बढ़ते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वेव को, चलो उसको आगे पढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो एनालॉग ये साइनसोइडल फंक्शन होता है क्या? हाँ बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखो, एनालॉग का मतलब साइनोसुडल होना नहीं होता है, याद रखना। ये हमेशा अपने दिमाग में रखना कि एनालॉग डजंट मीन दैट इट इज अ साइनोसुडल। ठीक है ना? एनालॉग मीन्स इट हैज ऑल द वैल्यूज between a and b, it has all the values between a and b, this is analog. Are you getting a point? a और b के बीच के सारे वैल्यूज को वो टच करते चलेगा, वही होता है एनालॉग। तो ये भी एनालॉग ही माना जाएगा। देखो, ये साइनोसुडल नहीं है, लेकिन ये एनालॉग फंक्शन है। बात समझ आई कि नहीं? आप देख रहे हैं कि a और b के बीच की, a और b के बीच की ये सारे वैल्यूज को टच कर रहा है। देख रहे हैं कि नहीं आप? तो किसी भी दो लिमिट के बीच के सारे वैल्यूज को अगर टच करे तो उसे कहते हैं एनालॉग। और डिजिटल क्या होता है कि a और b के बीच में कोई वैल्यू नहीं होगा सिवाय a और b के। जैसे कि ये देख लो, जैसे कि ये, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? आपके पास या तो पूरा का पूरा a होगा या तो आपके पास पूरा का पूरा b होगा। क्लियर है? हेलो? इसे कहते हैं डिजिटल और एनालॉग। तो एनालॉग कोई जरूरी नहीं कि साइनोसुडल हो, एनालॉग कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन एनालॉग होता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा था कि ईएमएफ जनरेटेड बाय जनरेटर या फिर डायनमो, याद आ गया डायनमो से। ईडी करंट सबने अपना कंप्लीट करा। कोई ऐसी बात जो ना समझ में आई हो? हेलो? हेलो? लेकिन होमवर्क सबने नहीं दिखाया। कराया फिर विजय ने। जो हमने पढ़ाया था वही था कि कुछ और था? वही था। अच्छा, तो पायल होलकर तुम कल एब्सेंट क्यों थी? पायल? सर बाहर गई थी। मत जाया करो बाहर, कोरोना है। घर जाओ। हाँ बेटा, तो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। EMF जनरेटेड बाई
जनरेटर या डायनमो हमने क्या पाया था, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई नॉट की वैल्यू कितनी थी, एन बी ए ओमेगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो गया पीक वैल्यू। तो जब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ हमें कुछ यूं मिलेगा, और ये होगा आपका पीक करंट, पीक ईएमएफ ई नॉट, और ये भी कितना होगा, पीक ईएमएफ माइनस ई नॉट। बात समझ आई? क्लियर है? ठीक है ना? कोई डाउट? कर लीजिए। अब इसी को आगे हम लोगों को पढ़ना है। हो गया? तो यही से हमको एसी सोर्स मिलता है, और इसी एसी सोर्स को हम लोग को इन डिटेल आगे पढ़ना है। ठीक है ना? आगे बढ़े बेटा। हेलो हेलो, एक मिनट। जल्दी करो। जेई मेंस का रिजल्ट आ गया? हाँ सर, आज आ गए। आ गए। अच्छा, हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से समझना यहां से अब आगे की बातों को। आरएमएस वैल्यू, जिसे पूरा कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। अच्छा, तुम लोग ये बताओ कि तुम्हारे घर की जो बिजली है वो एसी है कि डीसी है? एसी। ऑब्वियसली एसी है। अच्छा, दूसरी बात कि एसी का एक निश्चित पोटेंशियल नहीं होता है। कभी ध्यान दियो, इसका पोटेंशियल फ्लक्चुएट करता है। यहां से लेके यहां तक इसका पोटेंशियल फ्लक्चुएट करता है। अभी बताया था ना, ये हो गया ई नॉट और ये हो गया कितना, माइनस ई नॉट। तो ई नॉट से माइनस ई नॉट के बीच में इसकी तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, यहां से लेके यहां तक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हेलो? हाँ सर। तो कोई तो एक निश्चित डेफिनेट वैल्यू इसकी है नहीं है ना? लेकिन जब तुम बाजार से कोई बल्ब खरीदने जाते हो तो उस पर लिखा रहता है बल्ब के बगल में 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या है? इसकी निश्चित वैल्यू नहीं है, तो वो एसी को निश्चित वैल्यू कैसे दे दिया? दिस इज आरएमएस वैल्यू, याद रखना। दिस इज नॉट पीक वैल्यू, दिस इज आरएमएस वैल्यू। ठीक? अब आरएमएस वैल्यू होता क्या ये समझते हो? तो इसका डेफिनेशन समझना। एक एसी ईएमएफ अपने कंप्लीट साइकिल में जितना हीट प्रोड्यूस करे, एक एसी या कोई एसी, एक एसी नहीं, कोई एसी, कोई एसी ईएमएफ अपने एक कंप्लीट साइकिल में जितना हीट प्रोड्यूस करे, उतना ही हीट उतने ही समय में जितना हीट ये एसी बना चुका है उतना ही हीट, और जितना हीट बनाने के लिए अपने कंप्लीट साइकिल के जितना समय लिए उतने ही समय में
जो डीसी कर सके उसे आरएमएस ऑफ एसी कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? हेलो हेलो, हाँ जाओ सर। समझ में आ गई बात? अंग्रेजी में लिखा दे कि लिखोगे खुद से? जाओ एक बार। फिर से बताएं। हाँ। चलो, एक एसी, कोई भी एसी अपने एक कंप्लीट साइकिल में जितना हीट प्रोड्यूस करता है, उतना ही हीट प्रोड्यूस करने के लिए, उतने ही समय के लिए जिस डीसी की जरूरत पड़ेगी, उसी डीसी को आरएमएस कहते हैं। बात समझ आई कि नहीं? यानी कि एसी की जगह हम डीसी को रिप्लेस कर दें तो हमको डीसी से भी उतना ही हीट मिलेगा या उतनी ही एनर्जी मिलेगी। हीट की जरूरत क्या जगह है? है बेटा? तो वो करना क्यों है? ऐसे मिल रहा है ना। हाँ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये भी तुमको बता दे। ये पूछना चाह रहे हो ना कि आरएमएस की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, हम्म, क्योंकि एसी में मिल ही रहा है ना, तो डीसी की क्या जरूरत है इसमें हम लगाने बता रहे की? हैं, सुनो। ह्यूमन यूज में पहले एसी नहीं आया है, ह्यूमन यूज में पहले डीसी आया है। समझ में आई बात? डीसी सबसे पहले आया था और डीसी पे काफी दिनों तक काम हुआ, और पूरा सबसे पहले अगर जगमगाने वाला कोई शहर था तो वो था न्यूयॉर्क सिटी। तुम लोग को पता होनी चाहिए, नहीं पता तो जान लो। न्यूयॉर्क सिटी सबसे पहले बिजली से जगमगाने वाला शहर था, और काफी दिनों तक डीसी का एक छत्र राज रहा। ठीक है, लेकिन डीसी को रिप्लेस करा किसने? निकोला टेस्ला ने, एसी से। तो निकोला टेस्ला को डीसी से एसी में रिप्लेस करने में ये आसान काम नहीं रहा, ये काम बड़ा टेक्निकल था। इसमें काफी मुकदमेबाजी हुई, कोर्ट हुआ, कचहरी हुई, केस चला, बहस हुआ, क्योंकि अब दो तरह के बुद्धिजीवी आपस में भिड़ गए। एक बुद्धिजीवी था वैज्ञानिकों का समूह जो कहता था मानव समाज और राष्ट्र के लिए डीसी ज्यादा बेहतर है, और एक बुद्धिजीवी समाज और जो था वो कहता था कि मानव समाज और राष्ट्र के लिए एसी ज्यादा बेहतर है। दोनों अपनी अपनी मुकदमा लेके कोर्ट पहुंच गए। पहले से डीसी चलता था, समझ आई बात? तो वहां जब एसी की एफिशिएंसी पूछी गई तो एसी की एफिशिएंसी को बताया जा रहा था तो वहां कोई समझ नहीं पा रहा था। तो उस एसी का, क्योंकि वहां पे जो बैठा जज था उसका साइंस बैकग्राउंड नहीं था, तो उसने कहा भाई देखो हमको डीसी का अनुभव है, क्योंकि डीसी हम पिछले 10 साल से अपने घर में यूज कर रहे हैं, तो तुम डीसी के कंपैरिजन में इसकी एफिशिएंसी बताओ। समझ में आई बात? तो वहां पे आरएमएस की जरूरत पड़ी हमें। अब क्लियर है? नहीं समझ में आई बात? क्लियर है ना? तो जो 220 वोल्ट लिखा रहता है या 240 वोल्ट लिखा रहता है बल्ब के ऊपर, जब हम लोग बाजार में खरीदने जाते हैं, तो ये बताता है कि वो उसका आरएमएस वैल्यू है, यानी वो उतना ही एफिशिएंट है किसी डीसी के लिए। बात समझ? क्लियर है? समझ में आई बात कि नहीं? हेलो हेलो। आ गए। आगे बढ़ते हैं। नहीं लिखना है। अंग्रेजी में लिखा देते हैं, ठीक है? हाँ हाँ। तो लिखो अंग्रेजी में। देखो, आरएमएस वैल्यू ऑफ एन AC EMF is that
DC EMF। किसी भी AC EMF का RMS वैल्यू वो DC EMF है which produce as much as heat produced by an AC EMF in its complete cycle। ठीक है। RMS value of an AC EMF is that DC EMF is produced as much as heat in same time as produced by an AC EMF in its complete cycle। Is it clear or not? हाँ हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हीट प्रोड्यूस का एक्सप्रेशन क्या होता है? V स्क्वायर अपॉन R डॉट T। ठीक है, यहां पे V एंड R बोथ आर कांस्टेंट, तो ऑब्वियसली V कांस्टेंट हमें कहां मिलता है? DC में ही, है ना? तो ये DC के लिए एक्सप्रेशन होगा, लेकिन AC के लिए ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि AC में EMF जो होता है वो होता है E नॉट डॉट साइन ओमेगा टी। तो इसका EMF तो वेरिएबल है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो ये नहीं काम करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे समझ लेते हैं। तो कैसे करते हैं? माना कि DH is the heat produced in time dt by an AC। ठीक है, तो DH इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R डॉट डी टी, या EMF का स्क्वायर अपॉन R डॉट डी टी। तो DH इज इक्वल टू EMF की वैल्यू कितनी है? E नॉट साइन ओमेगा टी डॉट डी टी बाई R का होल स्क्वायर। तो DH इज इक्वल टू E नॉट का स्क्वायर अपॉन R डॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो टोटल हीट प्रोड्यूस के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो जो कांस्टेंट उनकी वैल्यू बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। और कितना समय लगना चाहिए एक कंप्लीट साइकिल? तो एक कंप्लीट साइकिल t इज इक्वल टू 0 पे शुरू होता है, t इज इक्वल टू कैपिटल T पे खत्म होता है। t हमारा कैपिटल T क्या? टाइम पीरियड। अब साइन स्क्वायर t आसानी से इंटीग्रेट नहीं होगा, तो जब साइन स्क्वायर t आसानी से इंटीग्रेट नहीं होगा तो इसको कैसे इंटीग्रेट करा जाएगा ये भी तुम लोग को बता देते हैं। हम यूज करेंगे cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है ना? क्यों भाई? हेलो, हाँ सही है। तो सही क्या है, लिख सही सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा को हम यहां से तुरंत क्या लिख सकते हैं? जल्दी बोलो। 1 माइनस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। ठीक है ना? दिस कैन बी एलिमिनेटेड।
ठीक है, तो लिख सकते हैं हीट प्रोड्यूस्ड H इज इक्वल टू ई नॉट का स्क्वायर अपॉन आर इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2 ओमेगा t अपॉन 2 डॉट dt इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T। कोई डाउट? यहां से फिर ले लेंगे ई नॉट का स्क्वायर अपॉन आर, ई नॉट पीक वैल्यू है याद रखना 2, ब्रैकेट में इंटीग्रेशन dt माइनस cos 2 ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन 0 से t 0 से t। करो यहां तक। ये पेज चाहिए, ले लो, जल्दी करो। हो गया ये पेज? हेलो, जल्दी बोलो, हो गया यार? नहीं नहीं हो गया जल्दी करिए। सर। वो फॉर्मूला ये करंट में पढ़ना है क्या? कौन ये? H इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। कई दफा पढ़ा चुके हैं मेरे भाई, पिछले ही क्लास में पढ़ाया था। बताया है सिर्फ। तो ये फॉर्मूला करंट में है, हाँ और ये फॉर्मूला डेराइव वराइव नहीं करना, ये लॉ, इसको कहते हैं जूल्स लॉ, इसको डेराइव वराइव नहीं करना, ठीक है ना? स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ है, ठीक है ना बेटा? हाँ, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी फिर से एक बार पढ़ाएंगे, इससे कोई डेरिवेशन नहीं है, बस तुमको याद रखना है हीट प्रोड्यूस के 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों एक ही फॉर्मूले हैं। या एनर्जी प्रोड्यूस का आई स्क्वायर डॉट आर डॉट टी, या वी स्क्वायर अपॉन आर डॉट टी, या वी डॉट आई डॉट टी, यही 3 फॉर्मूले होते हैं। अब पावर की बात करेंगे तो पावर में से टी फैक्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है? तो पावर हो जाएगा आई स्क्वायर डॉट आर, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर, या हो जाएगा वी आई, क्योंकि पावर में टाइम फैक्टर नहीं होता, ठीक है ना? जल्दी करो। हाँ बोलो, बोलो। हाँ क्लास में, ठीक है। हो गया बच्चों? तो अब अगले पेज पे चलते हैं, इसको भी देख लो सब। अब ध्यान दो, जो मैथ्स वाले हैं वो तो समझ जाएंगे, फिजिक्स वाले, सॉरी बायो वाले समझ लें जरा। cos 2 ओमेगा टी कैसे इंटीग्रेट होगा? क्योंकि cos t का हमारे पास फॉर्मूला है, 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 2 ओमेगा टी को z, तो ये क्या हो जाएगा 2 ओमेगा डी टी इज इक्वल टू डी जेड। तो dt कैन बी रिटेन एज dz अपॉन 2 ओमेगा। तो इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो cos 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं रे बेटा? 2 ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं? z। और dt को क्या लिख सकते हैं? dz अपॉन 2 ओमेगा, है ना? 2 का इंटीग्रेशन कहां से कहां? 0 से t। समझने की कोशिश करना, इधर पूरा खींच लेते हैं। तो 2 ओमेगा कांस्टेंट आ गया, और ये क्या बन गया?
तो cos z dz का इंटीग्रेशन तुम लोग को याद होगा, हमने पढ़ाया था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन z। cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, 0 से कैपिटल टी। तो फिर इसको लिख सकते हैं क्या, 1/2 ओमेगा साइन, z की वैल्यू कितनी है, 2 ओमेगा टी, 0 से कैपिटल टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 ओमेगा इंटू साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा 0। तो ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा साइन हो गया, साइन 0 हो गया, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये वैल्यू खत्म। अब इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू बताया था ना कितनी होती है, जल्दी बोलो। 2π/t। हाँ, तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी डॉट टी माइनस 0, ये और ये कैंसिल, तो तुम्हारे पास कितना हुआ, साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई की भी वैल्यू 0 होती है, यानी कि इस कंप्लीट इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आएगी। बात नहीं समझ में आई? तो मैथ्स वाले तो अपना जानते हैं, कर लेंगे, बायो वाले समझ लें कि इसके बाद का जो स्टेप, इसको हमने अलग से कर दिया, और हमने ये पाया कि इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 0 आ गई। बात समझ में आ रही कि नहीं बेटा? हेलो हेलो, हाँ, हाँ, तो हमने करना क्या है, अब इसको यहां तक छाप लो। ठीक है, ये इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2r, और ये dt का इंटीग्रेशन t, और ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 आ चुकी है, ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 0, तो t माइनस 0, तो इज इक्वल टू इंप्लाइज दैट जो हमारा हीट प्रोड्यूस इन अ कंप्लीट साइकिल जो होगा वो ई नॉट का स्क्वायर डॉट टी अपॉन 2r। ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंप्लीट साइकिल बाय अ एसी। नोट कर लो। आर किसका रेजिस्टेंस है? बेटा, आर किसका रेजिस्टेंस है? R is the resistance of the circuit। बिना सर्किट का करंट कैसे फ्लो कराओगे? और जब सर्किट होगी तो सर्किट का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होएगा ही। डाउट? आगे बढ़े बेटा। जल्दी करो। क्या? कोई डाउट? नहीं। आगे बढ़े। हाँ। बायो वाले समझ में आया सबको? हेलो, हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब मैथ्स वाले नहीं समझ में आया तो तुम लोग को फिर वही हम बोलेंगे, नलायक, बेवकूफ। आया समझ में। आ गया है समझ। आया। मीनल नाले भक्ति शक्ति, सबको समझ में आया ना? आगे बढ़ते हैं। अब तो कहता क्या है कि एक एसी ने जितना हीट प्रोड्यूस करा उतना ही हीट प्रोड्यूस करने के लिए जो डीसी लगेगा वही वीआरएमएस होगा। वही क्या होगा? वीआरएमएस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो मेरा एक कंप्लीट साइकिल में
in one complete cycle, energy produced by AC H is equal to कितना है E नॉट का स्क्वायर अपॉन 2R डॉट T, and this much of heat in same time must be produced by a DC. Then the DC is said to be RMS of AC. याद आ रहा है कि नहीं? ये डेफिनेशन लिखाया था ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू VRMS का स्क्वायर अपॉन R डॉट T, क्योंकि इसमें तो सीधे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको पोटेंशियल कांस्टेंट मिल रहा है और यही डीसी जो करंट है वही आरएमएस के नाम से जाना जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो जैसे ही दोनों को इक्वेट करा तो हमें क्या मिल गया, VRMS का स्क्वायर डॉट T अपॉन R इज इक्वल टू E नॉट का स्क्वायर डॉट T अपॉन 2R, R कैंसिल, T कैंसिल, तो हमारे पास क्या मिला कि जो हमारा VRMS मिला, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, वो कितना मिला, पीक वैल्यू अपॉन रूट 2 टाइम्स। याद रहेगा, देख लो। क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़े बेटा, हेलो, चल आगे बढ़ते हैं। रुको ये VRMS DC के लिए है ना, एसी के लिए होता है VRMS, डीसी की कहां से VRMS निकलेगी, डीसी की तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी ना बेटा। फ्लक्चुएटिंग डीसी अगर होता तो निकाला जा सकता था, लेकिन कांस्टेंट डीसी ही हम लोग को पढ़ना है, हमारे सिलेबस में कांस्टेंट डीसी ही है, वेरिएबल डीसी हमारे सिलेबस में नहीं है, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, तो उसकी तो वैल्यू कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट नहीं होता तो डायरेक्टली फॉर्मूला हम लगा कैसे देते, तब तो फिर हमको एक छोटा सा हीट छोटे से समय में निकालना पड़ता ना, फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ता। होना चाहिए AC का इतना होना चाहिए क्या वैल्यू? हाँ बेटा, AC का इतना वैल्यू होना चाहिए क्या? ये एसी, इसको कहते हैं VRMS ऑफ एन एसी, ठीक है, E नॉट अपॉन रूट 2। इसकी हम आगे उपयोगिता बताएंगे, फिलहाल यहां तक समझ में आई बात की नहीं आई? भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आया था सबसे पहले जेई मेंस नहीं होता था,
AIEEE होता था। तो AIEEE में बहुत प्यारा क्वेश्चन ये पूछा गया था, फिर मेडिकल सेडिकल में भी आया यार, ये बड़ा दिक्कत है। ये देखने में भले टेढ़ा मेढ़ा हो लेकिन एक ही जैसा होएगा, याद रखना। भले इसका स्लोप अलग अलग दिखे लेकिन सारा स्लोप एक है भाई। अब ये बताओ, ये AC है कि DC है? AC। AC ही है। ये क्वेश्चन था कि RMS for this AC is option A E0 upon root 2, option B E0, option C E0 upon root 3, option D none of these। बोलो क्या होगा? क्या इसका भी आंसर E0 अपॉन रूट 2 होगा? जवाब है इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि E0 अपॉन रूट 2, तुम ध्यान दो, साइनोसुडल फंक्शन के लिए आया है। E0 अपॉन रूट 2 किसके लिए आया है? साइनोसुडल फंक्शन के लिए। E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t के लिए आया है, जिसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। बात समझ आई? और ये साइनोसुडल फंक्शन नहीं है, इसलिए ये तो नहीं होगा। अब इन्हीं तीन में से कुछ हो सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इन तीन में से क्या होगा, अब हम लोग इसको निकालेंगे। क्लियर है? समझ में आई बात? ये नहीं होगा। ये होता कब? या तो वो साइन फंक्शन होता, या तो कॉस फंक्शन को भी सॉल्व करोगे तो यही आएगा। शायद एक क्वेश्चन था, याद करो, हमने कहा था कि इसको आगे डिस्कस करेंगे, EMI में कराया था, याद आ रहा है कि नहीं? कहते कि इस इंटीग्रेशन को ध्यान में देखना, ये एकदम देखो उस क्वेश्चन में जाके यही इंटीग्रेशन था। हमने कहा था कि इसको इन डिटेल इनकमिंग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये साइन फंक्शन होता चाहे कॉस फंक्शन होता, उस क्वेश्चन में कॉस फंक्शन था जहां तक हमको याद आ रहा है, उसको इंटीग्रेट किया था। इसमें हमने साइन फंक्शन को इंटीग्रेट किया है। तो दोनों का E0 अपॉन रूट 2 ही आएगा आंसर। बस में कि नहीं? उसमें क्वेश्चन था एनर्जी प्रोड्यूस इन अ वन कंप्लीट साइकिल या पावर प्रोड्यूस इन अ वन कंप्लीट साइकिल, व्हाटएवर द क्वेश्चन इज, आई डोंट नो, बट समथिंग लाइक दैट ओनली। ठीक है? तो यहाँ E0 अपॉन रूट 2 नहीं होना है, क्योंकि दैट इज ओनली ट्रू फॉर साइनोसुडल फंक्शन। तो जहां भी साइनोसुडल फंक्शन आ गया वहां अगर डेराइव करोगे तो ठीक है, नहीं डेराइव करोगे तो E0 अपॉन रूट 2 याद रखो। आगे बढ़ते हैं। अब इस पे कैसे खेलते हैं? तो ऑप्शंस डिलीट मारे, मार दो। हाँ। ऑप्शंस डिलीट मार देते हैं हम। और आगे की चर्चा करते हैं। चलो, इतने में ही बनाने की कोशिश करेंगे, बन गया तो ठीक, नहीं तो फिर इधर जगह बचा हुआ है मेरे पास, कोई इशू नहीं है। तो ध्यान दो, अगर देखा जाए तो E इज इक्वल टू K डॉट T है, ये यहां से लेके यहां तक।
और ये कितना होगा T/4। बात समझ आई? हेलो, ये कैसे हुआ, समझ में आई बात? तुम लोग याद हाँ। करो, तुम लोग को 11th में हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था बायो वाले, मैथ्स वालों को नहीं समझ आया तो फिर वही है, नालायक और बेवकूफ, इसके अलावा कुछ नहीं। हो गए, हमें समझ आ गया। हाँ, बायो वाले याद करो, तुम लोगों को हमने बताया था y = mx + c, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, जहां पे ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये स्लोप और ये इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो इसका y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितने है, 0 है, तो ये हो गया y = mx। तो y कौन है भाई, EMF है, और x कौन है भाई, t है कि नहीं, और k हमने मान लिया स्लोप, तो E = E0 k। यहां तक बात समझ आई कि नहीं है? अब तो DH हीट प्रोड्यूस्ड होता है, तो क्या हो जाएगा, DH हीट प्रोड्यूस हुआ तो EMF का स्क्वायर डॉट, सॉरी EMF का स्क्वायर अपॉन R डॉट EMF का स्क्वायर अपॉन R डॉट dt। तो DH = EMF की वैल्यू कितनी हो गई है बेटा, KT dt अपॉन R, है ना, का होल स्क्वायर। को डाउट? अब ध्यान दो, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, K² अपॉन R इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, T² dt। कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, तो देखो ये यहां से लेके यहां तक है, यानी 0 से T/4 तक, 0 से लेके T/4 तक। तो H = K² अपॉन R डॉट T³/3, 0 से लेके T/4 तक। यहां तक बात समझ आ गई? तो K² अपॉन R डॉट 3, और ये कितना हो जाएगा बेटा, T³ 64/64 बाई 6 के 16 चौके 64, 60। और अच्छा, एक बात याद रखना, ये हीट प्रोड्यूस इन दिस मच ओनली, लेकिन हमें कंप्लीट साइकिल में चाहिए। तो देखो ये जैसा है ठीक वैसा ही ठीक सिमेट्रिकल ये है, और ये जैसा है 4 टाइम्स होगा। ठीक उसका ही सिमेट्रिकल ये है, ठीक उसका ही सिमेट्रिकल ये है। तो ये हीट प्रोड्यूस इन दिस टाइम, तो टोटल हीट प्रोड्यूस्ड जो होगा इन T, वो कितना हो जाएगा, 4H हो जाएगा, यानी कि 4 डॉट K² अपॉन 3R डॉट T³/64। ये एम्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये ना कहना बायो वाले की सर बहुत कठिन हो गया, ये हो गया वो हो गया, ये एम्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है। बात समझ आई? तो मेरे पास क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं रे बेटा, जल्दी बोल। हो गया? तो ये टोटल हीट प्रोड्यूस्ड हुआ। अब इसमें मुझे सरदर्द कौन है, के, तो के को एलिमिनेट करते हैं। तो स्लोप तुमको याद होगा, हमने बताया था कि स्लोप जो होता है वो क्या होता है, del y/del x, del y/del x होता है। तो यहां तक अगर हम बात करें तो इसकी del y कितनी है, इसकी del y है E0, है कि नहीं, और इसका del x कितना है, T/4। तो के की वैल्यू इतनी आई कि नहीं है, तो इस वैल्यू को यहां हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। समझ में आई बात? अब इस वैल्यू को यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो टोटल हीट प्रोड्यूस्ड 4H है हमारा, इसको मान लिया हमने, लेट अस अज्यूम H डैश।
तो टोटल हीट प्रोड्यूस एच डैश की वैल्यू कितनी होगी बेटा 4/3 डॉट टी क्यूब अपॉन 64 डॉट आर डॉट के स्क्वायर, यानी कि ई नॉट का स्क्वायर 16 अपॉन टी स्क्वायर। बात समझ आई? तो क्या होगा 16 चौको 64 टी स्क्वायर टी। तो टोटल हीट प्रोड्यूस्ड कितना हो गया मेरे पास ई नॉट का स्क्वायर अपॉन 3r, यही आया ना डॉट टी। और इतना ही हीट प्रोड्यूस्ड करेगा जो डीसी वो हो जाएगा वीआरएमएस। तो वीआरएमएस का होल स्क्वायर डॉट टी अपॉन आर। तो ये आर कैंसिल, ये टी कैंसिल। तो मेरे पास वीआरएमएस की वैल्यू कितनी हो गई ई नॉट अपॉन रूट। बात समझ में आई कि नहीं? ये हो गई वीआरएमएस की। कोई डाउट किसी को? हेलो हेलो बोल भाई। आ गया। जल्दी करो। अच्छा, ग्राफ देगा तो फंक्शन बनाएंगे, और फंक्शन देगा तो सीधे सीधे निकाल लेंगे। क्यों? इंटीग्रेट कर लेंगे कि नहीं? हाँ कर देंगे। आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़ते हैं। रुको रुको। करेंगे। जल्दी करो। ये भी एसी है, लेकिन ये साइनोसॉइडल एसी नहीं है, और ये भी एनालॉग है, डिजिटल नहीं है। ये लकीर नीचे तक खींच लेना यार, खींच दे हम। अब सही है। हो गया? जल्दी करो। ये अपॉन एच डैश नहीं है भाई, दिस इज नॉट अपॉन एच हो डैश। गया। ये अपॉन एच डैश नहीं है, ये 4h की वैल्यू हमने मान ली एच डैश। समझ में आ रही बात कि नहीं? हाँ आगे बढ़े। हाँ। अब एक अगला क्वेश्चन देखो, ये मेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका आंसर तो भाई बायो वालों को देना मजबूरी है, क्योंकि ये मेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन है। यार हमें लाइन खींचने की आदत नीचे से ऊपर है, और सॉरी ऊपर से नीचे है, इसमें नीचे से ऊपर नहीं खींचा जा सकता, बहुत बेकार है यार। बट हम तो आधा एनर्जी मेरी बर्बाद हो जाती बस लाइन खींचने में। प्रथमेश सुधर जा, सुधर जा, नहीं तो हम सुधार देंगे। बहुत खतरनाक आदमी है हम।
ये कैसी एसी सर्किट है? बोलो। कांस्टेंट 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 है या डिजिटल है, और ये रहा टी, है ना, पूरा। ठीक, अब इसका जो Vrms होगा वो क्या होगा? ए Vrms क्या होगा? V0 अपॉन √2, V0 या E0, ये मतलब आपको पता नहीं, EMF को V से भी दिखाते हैं और E से भी दिखाते हैं, है ना, तो E ही लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरा E0 अपॉन √3, तीसरा E0, चौथा नन ऑफ दी। सॉल्व करो, चलो सॉल्व करो, हम आ रहे हैं पानी पीते। अब बायो वाले जरूर सॉल्व करेंगे क्योंकि ये एम्स में पूछा गया सवाल है। आ गया? हाँ, कितना आया? वो तीसरा वाला आया, वो ये वाला। प्रथमेश का जवाब रहा, चलो ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रथमेश। दिस इज द आंसर फॉर प्रथमेश। चलो प्रथमेश, बदतमीजी ना करो, तो बहुत सुधर जा, हम बता रहे हैं। जल्दी भेजो यार चेक, कौन है ये? कौन है? प्रसाद चाटे। 3RD, 3RD क्या होता है यार? 3 तो समझ में आया, RD का मतलब है? चाटे, RD का मतलब बता। चल ठीक है, यहाँ चाटे भी आ गया 3 नंबर पे। ये कौन है भाई? अरे थर्ड ऑप्शन, अच्छा RD मने यप्पा, अजीत दर्ग, थर्ड, बहुत सही। और भाई बायो वाले एक भी जवाब नहीं लाए। तुम लोग का आंसर हम सही है कि गलत है बाद में बताएंगे, हमको लग रहा है गलत ही है क्योंकि नॉन ऑफ दीज होगा, सॉल्व करने पे पता चलेगा। मेरे ख्याल से, हमें पता नहीं है आंसर। आई विल ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन। बायो वाले जल्दी आओ, तो एक भी बायो का जवाब नहीं आया। ये बायो का ही क्वेश्चन है भाई, ये एम्स में पूछा गया सवाल है, जाके तुम लोग देखो पिछले 20 सालों का एम्स, मिल जाएगा। क्या यार बायो वाले ना, अब जाओ सॉल्व कर। एक बार रुक जाओ, बायो वालों का एक भी तो आंसर है यार। हाँ, ये कौन है? भक्ति भी थर्ड, ये भी मैथ्स वाली हो गई।
अरे बायो वाले कुछ तो बोलो, पायल होलकर, साक्षी, अब हम ही बोले। या ये देखिए ये कौन है, अंकिता बंकर भी था, ये भी मैथ्स वाली हो गई। यार बायो वाले नाक कटा रहे हैं यार, ऐसा ना करो, नाक से खून निकलने लगा मेरा। यार मेरा इज्जत पायल तुम्हारे हाथ में है। मार्कर 3, पायल मेरे नाक से खून निकलने लगा, नाक कट गया है मेरा। जवाब नहीं आया तुम्हारा लड़की। अब हम ही बताते, जाने दो, नाक तो कट ही गया मेरा। कर दो आप ही। ये देख लो, ये लाल राइटिंग क्यों है पता है, मेरे नाक के खून है सारे। ये कौन है? क्या ये लाल? हाँ, सूरज निम्बालकर, ये भी मैथ्स का हो गया। यार मेरा नाक कटा दिए तुम लोग यार, बार बार मेरे एक्सप्लेन करने के पहले अभी भी तुम लोग का आंसर आ जाएगा तो मेरा नाक सही हो जाएगा, दवा दारू लग जाएगा उसके ऊपर। अनुराग अंकल ने जवाब नहीं दिया क्या? अनुराग नहीं होगा शायद। कहा गया? आया तो था। ये अनुराग। नहीं है वो अभी। द राइट आंसर इज द थर्ड वन। अच्छा, द राइट आंसर इज द थर्ड वन। लेट अस सी हाउ इट इज द थर्ड वन। आई एम गोइंग टू सॉल्व। ये जगह कौन सी होगी? ये ऑब्वियसली T/2 होगी। तो इतने का हीट प्रोड्यूस निकाल दें, मल्टीप्लाइड में 2 कर दें तो दोनों तरफ से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो EMF इज इक्वल टू K है, एनी कांस्टेंट K, यही K, और इस K की वैल्यू कितनी है? EMF इज इक्वल टू E0, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ हीट प्रोड्यूस कितना हो जाएगा? E0 का स्क्वायर अपॉन R डॉट T/2 होल मल्टीप्लाइड बाई 2। ये बात समझ आई कि नहीं? तो H इज इक्वल टू, ये और ये कट गया, E0 का स्क्वायर डॉट T अपॉन R इज इक्वल टू VRMS का स्क्वायर डॉट T अपॉन R, R कैंसिल, T कैंसिल, तो VRMS की वैल्यू कितनी होगी? ऑब्वियसली क्लियर है कि नहीं? समझ आई बात? हाँ टाइम हो गया। नोट कर लो। हो गया किया। पायल, तू हमसे बात कर रही लड़की, हम बहुत नाराज है तुझसे। पायल बोल। हाँ बोल। हेलो, हाँ सर। क्यों नहीं आया तेरा आंसर? सर आ रहा था पर फिर कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। इसमें कैलकुलेशन ही का है कि मिस्टेक होएगा? सुधर जा तू लड़की। तो नीचे T/2 की जगह मैंने T/4 लिखा था। कैसे 4 लिखा था? ये देख, आधा है ना, आधा दिखा है कि 1/4 है? चल, 2 तेरे नाम से जाता है, नालायक एंड बेवकूफ। आगे बढ़े। नहीं। पायल के ऊपर 2 उधार चढ़ गए, एक नालायक का और एक बेवकूफ का। ये दोनों उधार, कल तुमसे 2 सवाल पूछे जाएंगे, सही जवाब दोगी तो ये उधर उतर जाएगा उधारी, ठीक है? पायल समझ में आई बात? हेलो, आगे बढ़े बेटा? नहीं नहीं बढ़े? टाइम हो गया। चलो फिर आज के लिए बस ना, वही 5 मिनट बाकी है बच्चे। रहने दो ना, वो थोड़ा गैप बीच में। अच्छा ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आगे बढ़ते हैं कल, ठीक है ना? थैंक यू फॉर टुडे।